ये अपने आप में एक मुकाशवा, ये ऐसा राज है जिसको हम आज तक शायद खोज नहीं पाए। तब से मैं सिर्फ बाइबल के जो पैदाइश का पहला बाब है उसमें से नहीं निकल पाया। अब शायद 2 दफ़ा बनाया, ज़मीन आसमान के पहले बन गए, तो उसके बाद खुदा ने सब कुछ करना शुरू किया। तीसरी आयत से आपका टाइम का आगाज़ हुआ था, वो टाइम से बाहर है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। कुछ टाइम पहले हम कुछ डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को लेके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो मुझे एकदम दम से रियलाइज़ एक चीज़ हुई कि ये जो आपकी पैदाइश की किताब है द जेनेसिस, ये अपने आप में एक मुकाशफ़ा है। ये ऐसा राज़ है जिसको हम आज तक शायद खोज ही नहीं पाए। इसकी सच्चाइयों को, इसकी डेप्थ को, इसकी गहराइयों को हम आज के दिन तक हम ढूँढ ही नहीं पाए, इसमें कितनी ज़्यादा गहराइयाँ बसी हुई है। हम काफ़ी टाइम से जो सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि खुदा ने ऐसे ज़मीन आसमान बनाई, क्रिएशन का टाइम पीरियड है, आप बाग एदन की ज़िंदगी है, आदम का हवा और हवा का बाग एदन में से निकाला जाना है, नूह का तूफ़ान है, अब्राहम है, बहुत कुछ है। यही सब कुछ हमें बताया जा रहा है। लेकिन जब से मैंने होश सँभाली और बाइबल को जानने की कोशिश की है, और मुझे इस वक़्त तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं, लाइक आफ्टर गेटिंग मैच्योर। बचपन से ही मैं खुदा के कलाम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तकरीबन अपनी 12 साल की उम्र से ही। लेकिन जब मैच्योर हुआ, जब चीज़ों को जानना शुरू किया, तब से मैं सिर्फ़ बाइबल के जो पैदाइश का पहला बाब है, उसमें से नहीं निकल पाया। इतनी गहराई है, इतनी सारी चीज़ें हमें बाइबल के पहले बाब में मिल जाती है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी एक नॉर्मल इंसान को अलाउ करेगी कि वो आगे जा सके। उसके अंदर इतनी डेप्थ है कि मैं सोच भी नहीं सकता। खैर, जिस जो चीज़ को मैंने आज डिस्कस करना है, वो आपके सामने है, पैदाइश पहला बाब है और पहली वर्ष से हम पढ़ेंगे। लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान थी और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। सिंपल सा इंट्रोडक्शन आ गया खुदा का। पहले ही जो लिखा है ना कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, इट वाज़ जस्ट लाइक अ हेडिंग। हमने एक समराइज़ करके दे दिया कि आज जो हमने टास्क परफ़ॉर्म किए ना, वो स्पेसिफिक टास्क है जो परफ़ॉर्म हो चुका है। उसके बाद उस टास्क की सारी डिस्क्रिप्शन है, लाइक हाउ ज़मीन और आसमान बने। तो हमें अक्सर एक डिबेट का पार्ट बन जाता है कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ शायद 2 दफ़ा बना है, ज़मीन आसमान शायद पहले ही बन गए, तो उसके बाद खुदा ने सब कुछ बनाना शुरू किया। तो 2 दफ़ा चीज़ें बनी है, तो 2 दफ़ा नहीं बनी। वो जो पहली बात लिखी है ना, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया, दैट वाज़ जस्ट अ समरी। आगे जो टास्क परफ़ॉर्म हो रही है ना, वो किस तरह परफ़ॉर्म हुए हैं, वो है। लाइक आज मैं लाहौर गया, फिर कैसे गया उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे दे रहा हूँ कि पहले मैं घर से निकला, घर से अड्डे पे गया, अड्डे से मैंने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी पकड़ के मैं लाहौर उतरा, और फिर मैं लाहौर पहुँच गया। लेकिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि मैं लाहौर गया, उसके बाद मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी। इस तरह बाइबल की जो पहली आयत है ना कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया, दैट वाज़ अ समरी उस टास्क की, उस एक्टिविटी की जो बाद में परफ़ॉर्म होनी थी। खैर, दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा ने ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। एक छोटा-सा हमें एक वो मिल जाता है, क्लू मिल जाता है, या एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि खुदा की ज़ात कहाँ पे एग्ज़िस्ट करती थी, खुदा की ज़ात कहाँ पे मौजूद थी, जो इस आयत से हमें साबित करती है कि वो एक पानी की सतह पर हॉवरिंग अराउंड ऑन वाटर्स। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, हॉवरिंग ऑन वाटर्स। खैर, जो मेन मुद्दे की बात है, वो आती है तीसरी आयत से, और कहा जाता है कि आपकी जो तीसरी आयत है, दूसरी आयत से लेकर तीसरी आयत के दरमियान तकरीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स का फासला हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ गैप थ्योरी। दूसरी आयत से और तीसरी आयत के दरमियान जो कुछ हुआ है, उसके दरमियान वाले सारे टाइम पीरियड को गैप थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि पहले हमें नज़र आता है कि खुदा का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तीसरी आयत से हमें ज़मीन की तख्लीक का आगाज़ शुरू हो जाता है, मतलब उसके बीच में भी कुछ कुछ हुआ है ना, तो उसको गैप थ्योरी कहा जाता है। लेकिन मुझे एकदम से एक और पॉइंट क्लिक हुआ था, जो बहुत मज़े का पॉइंट है। अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा फर्स्ट लेटर या फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ आपकी ग्रीक का। जैसे ए है ना, वो पहला ए से एबीसी स्टार्ट हो रही है, गिनती है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह पहला दिन तीसरी आयत से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट डज़ दैट मीन? तीसरी आयत से आपका टाइम का आगाज़ हुआ था। उससे पहले जो 2 आयतें हैं ना, वो टाइम से बाहर है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। तीसरी आयत के बाद टाइम का आगाज़ हो रहा है, तो अब जितनी भी चीज़ें चलेगी ना, वो टाइम पीरियड के अंदर चलेगी, वो एक टाइमलाइन के अंदर चलेगी, वो एक टाइम के समझ लेके एक दायरे के अंदर वो सारी चीज़ें चलेगी तीसरी आयत के आगे से। उससे पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था।
तीसरी आयत से आगे टाइम एग्जिस्टेंस का हमें प्रूफ मिलता है कि पहला दिन कब हो रहा था। पहला दिन, पहले दिन रात एग्जिस्ट नहीं करते थे। व्हाट डज दैट मीन कि पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। दिन रात का मतलब क्या हुआ कि टाइम है। दिन रात वक्त का नाम है ना, तो वो टाइम का नाम होता है। टाइम का आगाज तीसरी आयत से हो रहा है और वो पहला दिन था। टाइम का बिल्कुल आगाज था जो तीसरी आयत से हुआ। तो एक बड़ी मजे की थ्योरी मेरे जहन में आई थी कि टाइम का आगाज तीसरी आयत से हो रहा है। इट्स मीन कि उससे पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, उससे पहले टाइम नहीं था। इसलिए तो ही इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। अब अगर तीसरी आयत से टाइम का आगाज हो रहा है तो उसके बाद सारी जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, वो एक फिजिक्स के लॉ के अंदर आना शुरू हो जाएगी। खुदा की ज़ात टाइम के बाहर है, टाइम के अंदर नहीं है। और ये एक ऐसी चीज़ है अकॉर्डिंग टू सम थ्योरिस्ट, और या फिर कुछ अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, ये टाइम को अभी समझना है कि टाइम इज रिलेटिव, इट्स नॉट सब्जेक्टिव, इट्स नॉट कांस्टेंट। ये हर जगह पे एक टाइम नहीं रहता, टाइम इज रिलेटिव। अब टाइम को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि फॉर अस जो सूरज की लाइट है ना, ज़मीन पर पहुंचने के लिए तकरीबन 7-8 मिनट लगते हैं। सूरज जब आ जाता है ना तो उसकी लाइट ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 6-7 मिनट लगते हैं, सॉरी 8 मिनट के आसपास लगते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान लाइट ऑफ स्पीड से चल रहा होगा ना, उसके लिए वो टाइम सिर्फ 1 सेकेंड है या एक ब्लिंक ऑफ आई है कि ऊपर जब तक ही लाइट पहुंच गई ज़मीन पर, क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। और जब टाइम स्लो होगा तो वो अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इंटरस्टेलर मूवी में वो जो एस्ट्रोनॉट था, खैर उसमें मुझे करेक्टर का नाम भूल गया, मैंने वो देखी है मूवी लेकिन मुझे उस करेक्टर का नाम भूल गया। वो जब जाता है ना अपनी जर्नी पे इन यूनिवर्स, आई गेस ब्लैक होल में गया था वो, काफ़ी टाइम पहले मैंने देखी थी, 2 साल शायद होने वाले हैं। तो वो जब गया था ना वहाँ पे, एक एज में गया था, तब उसकी बेटी जो मर्फी था जिसका नाम था, वो छोटी सी थी। लेकिन जब वो वापिस आया तो वही उसकी बेटी डेथ बेड पे थी। मतलब उस बंदे के लिए टाइम जो था ना वो रुक गया था, स्लो हो गया था। लेकिन ज़मीन पे अपनी उसी स्पीड के साथ टाइम गुजरी जा रहा था, टाइम साइकिल उसी तरह चली जा रहा था। खैर एक अलग डिबेट आ जाती है कि ह्यूमन बॉडी बियोलॉजिकली और मेडिकली तो इतनी केपेबल नहीं है ना कि वो इतना टाइम सर्वाइव कर सके, तो टाइम पास होना चाहिए था। खैर वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर हम फिर कभी आएंगे इन फ्यूचर। लेकिन फिलहाल मैं आपको टाइम की रिलेटिविटी की बता रहा हूँ कि टाइम इज़ रिलेटिव, टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट। हर जगह पे सेम टाइम नहीं रहता। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं ना, तो आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेगा। आप बहुत कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उस, क्योंकि आपका 1 सेकंड समझ लें कि 1 घंटे में गुजर रहा है, और अगर वो 1 सेकंड 1 घंटे में गुजर रहा है तो आप उस 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। टाइम स्लो हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर ज़मीन के ऊपर 1 सेकंड गुजर गया तो 1 सेकंड के अंदर आप कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप हेलो भी नहीं बोल सकते 1 सेकंड के अंदर, बोल सकते हैं वैसे, लेकिन वैसे मैं बोला हाइपोथेटिकली, आप हेलो भी नहीं बोल सकते 1 सेकंड के अंदर। लेकिन ऑन द अदर हैंड यूनिवर्स में जहाँ पे टाइम स्लो है, जब जब आप स्पीड ऑफ लाइट से गुजर रहे हैं, सॉरी, जब आप स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा, जिसके अंदर आप बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम की रिलेटिविटी को समझ, लेकिन अगर एक और चीज़ मैं आपको बयान करूँ, बहुत यूनिक चीज़ है, उसको आपने सुनना है। इफ़ यू हैव प्लेड लाइक पबजी या फिर फ्री फायर या कोई भी गेम, GTA वाई सिटी तो आई गेस सब ने खेली होगी, मोस्टली लोगों ने GTA वाई सिटी खेली होगी। हम इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं GTA वाई सिटी को। अब GTA वाई सिटी के अंदर इफ़ यू आर लाइक वो जो करेक्टर उस गेम के अंदर है, या हम पबजी की गेम लेते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर गेम है तो हम पबजी की एग्जांपल को लेते हैं। पबजी के अंदर जो करेक्टर है उस गेम के अंदर मौजूद है, अगर आप लेवी खेल रही है या फिर रैंगल खेल रहे हो, वट कोई भी आप मैप खेल रहे हो, मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं वो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यू आर प्लेइंग पबजी ऑन योर फोन, आप अपने फ़ोन के ऊपर पबजी खेल रहे हैं, उसके अंदर एक करेक्टर मौजूद है, वो करेक्टर समझ ले। और वो जो गेम के अंदर वो जो मैप आपने लगाया है, वेदर इट्स अ रैंगल और लिविक, वो समझ ले आपका ये प्लानिट अर्थ है, वो प्लानिट अर्थ है। अब टाइम को अपने समझने की कोशिश करनी है। उस पबजी में वो जो करेक्टर है वो अपने आया है जहाँ से डिपार्चर होना है, लाइक एयरपोर्ट या खैर एक आइलैंड है जहाँ से डिपार्चर होता है, जहाँ से वो प्लेन में जाते हैं। वो आया जहाँ से डिपार्चर होना है, फिर वो प्लेन में गया, प्लेन से उसने लैंड किया, लैंड करके उसने गन ढूंढी,
गन ढूँढने के बाद उसने फिर एनिमी से लड़ा, अपनी हीलिंग ली। एनर्जी ड्रिंक्स लिए ताकि वो सर्वाइव कर सके। फिर वो एनिमी से लड़ा, फिर उसने रेड ज़ोन को सर्वाइव किया, फिर उसने ब्लू ज़ोन को सर्वाइव किया और एट द एंड वो जीत गया। आप बाहर उस गेम को खेल रहे हैं, आप उस गेम को बाहर से देख रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर तो उस कैरेक्टर को कॉन्शियसनेस आप दे देंगे ना, तो उस गेम के अंदर जो कैरेक्टर है ना, उसके लिए ये सब कुछ ऐसे है जैसे वो खुद कर रहा है। खैर, इस टॉपिक से एक अलग डिबेट छिड़ जाएगी कि शायद सब कुछ प्री प्लान्ड है, लेकिन वो एक अलग डिबेट है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन अगर उस गेम के अंदर मौजूद उस कैरेक्टर को हम कॉन्शियसनेस दे देंगे ना, तो वो जो कैरेक्टर जिसको हम अपनी मर्जी से मूव करें कि वो वहाँ पे एम करें या वहाँ पे एम करें, उसको लगेगा मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास कॉन्शियस माइंड है, लेकिन बैक एंड पे हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि उस गेम के अंदर मौजूद कैरेक्टर जो है, वो जो उस गेम के अंदर कैरेक्टर मौजूद है, उसने इस सारे टाइम पीरियड में क्या कुछ किया है? डिपार्चर एरिया में गया जहाँ से उसका डिपार्चर हुआ है, प्लेन में बैठा, उतरा, जो सब कुछ भी किया। इसको अगर आप रियल लाइफ में लेके आए, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर लेके आए, अपनी टाइमलाइन में लेके आए, अपने टाइम जोन में लेके आए, तो 12 घंटे लग जाएंगे या कोई 12-13 घंटे लग जाएंगे इन सारे प्रोसेस में, शायद ज़्यादा लग जाए। जगहों को देखा जाए तो काफ़ी टाइम तक चलती है। इट्स लाइक बैटलफील्ड ना, पबजी का मतलब क्या है? प्लेयर्स आर नॉन बैटलफील्ड, बैटल ग्राउंड। तो एक बैटलफील्ड है और जंगें तो काफ़ी टाइम तक चलती है, लेकिन हम फिर भी हाइपोथेटिकली लेके चले 10-12 घंटे सब कुछ हमें इस अपनी टाइम जोन में लगेंगे। लेकिन जो बंदा बाहर खेल रहा है ना, उसके लिए वो सिर्फ आधा घंटा, 25 से 30 मिनट गुजरे हैं अगर एरंगल खेल रहा है, और अगर लिविक खेल रहा है तो उसके लिए 15 से 20 मिनट गुजरे हैं। लेकिन उस करेक्टर के लिए 10-12 घंटे है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो इतना सब कुछ कर रहा है। अब टाइम जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था ना, टाइम रिलेटिव में एग्जांपल इसलिए एग्जांपल है, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है, मैं इसलिए आपको टाइम के रिलेटिव दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जांपल से। अब जो टाइम है दोनों के लिए सेम नहीं गुजरा। पबजी के करेक्टर के लिए टाइम तेज गुजरा था, उसका 1 घंटा जल्दी गुजरा था, इसलिए तो सब कुछ कर पा रहा था। आपके लिए टाइम स्लो गुजर रहा था, आपके लिए वो टाइम स्लो था, आप एक जगह पे थे, स्टिल थे, और आपके सिर्फ 20-25 मिनट गुजरे हैं। लेकिन अगर उस पबजी के प्लेयर के पास कॉन्शियस माइंड है तो उसके लिए वो कम से कम 10-12 घंटे गुजर गए हैं। अगर हम उसको रियल लाइफ में लेके आ जाए तो उसके कम से कम 10-12 घंटे गुजरे हैं, क्योंकि उसने इतना सब कुछ किया है। इसका क्या मतलब हुआ? कि टाइम सेम नहीं रहता किसी भी चीज़ के लिए। दूसरी एग्जांपल दूं, आप एक मूवी देख रहे हैं, और एक आप फ़ोन पे मूवी देख रहे हैं, दूसरे फ़ोन पे मैं मूवी देख रहा हूँ। मैं उसी मूवी को 1.5x पे कर लूँगा तो मेरी मूवी जल्दी खत्म होगी। टाइम को मैंने तेज़ कर दिया है। टाइम स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना टाइम स्लो हो जाएगा। तो ये थी टाइम की रिलेटिविटी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अब खैर, आप टाइम की रिलेटिविटी को अगर समझ गए हैं तो हम मूविंग फॉरवर्ड इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम स्टार्ट होता था तीसरी आयत से। टाइम का आगाज़ होते हुए हमें तीसरी आयत से नज़र आ रहा है, उससे पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाट डज दैट मीन? तीसरी आयत के आपके फिजिक्स के लॉ अप्लाई होना शुरू हो गए थे। तीसरी आयत के बाद आपके फिजिक्स के लॉ अप्लाई होना शुरू हो गए थे, जिसके हमें आगे जाके बहुत से प्रूफ्स मिलते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि बाइबल मुकद्दस इज़ रिटन फॉर ह्यूमंस। मेरे लिए और आपके लिए ये बात लिखी गई है बाइबल मुकद्दस। तो हमें कहीं पे भी वो चीज़ें लिख के नहीं दी जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो इंसान समझ ना सके। मूसा अगर वो वाली चीज़ें लिख रहा होता जो उसने कभी ऑब्जर्व ही नहीं की, जो उसने कभी देखी ही नहीं है, वो कैसे एक्सप्लेन करता? इनफैक्ट उसके लिए उसके अपने पास एक्सप्लेनेशन नहीं होनी थी कि मैं फलानी चीज़ देखी है मैंने, या फलानी चीज़ मुझे बताई गई है, वो उसके पास अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं होनी थी। इसलिए उसने इस चीज़ को ईजी टू अंडरस्टैंड बनाया, उस अंदाज में पाकरू ने इसको लिखवाया कि हम इस चीज़ को समझ सकें। छोटे से एग्जाम्पल, दूसरी साल क्लास के बच्चे को मैं अलजबरा की किताब दे दूंगा ना, नहीं समझ पाएगा वो। मेरा तुक ही नहीं बनता कि मैं दूसरी क्लास के बच्चे को ज्योमेट्री या अलजबरा दे दूँ और बोलूँ कि इसमें से तुम मुझे प्रूव करके दो चीज़ें, इसमें से तुम मुझे फैक्टराइजेशन करके दो, इसकी मुझे तुम वो फार्मूले जो लगते हैं a+b² होल स्क्वायर, वो प्रूव करके दो। वो नहीं कर पाएगा। इस तरह खुदा ने हमें किताब उस तरह दी है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये चीज़ें इसीलिए हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन नज़र आ रहे हैं, और इसमें भी बहुत गैप आ जाता है।
खैर, जो मेन पॉइंट मैंने डिस्कस करनी थी ना, टाइम रिलेटिवली स्लो हो जाता है अकॉर्डिंग टू सम थ्योरिस्ट, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ लोग कहते हैं, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मुझे खैर अगर वो आर्टिकल मिल गया तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, अगर ना मिला तो फिर आई एम सॉरी, आप खुद चेक कर लीजिएगा। उसने कहा था कि अगर हम बिग बैंग किसी तरीके से, हाइपोथेटिकली किसी भी तरीके से ना, बिग बैंग के टाइम पे चले जाएगी ना, आज से बिग बैंग हुए हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन अगर हम बिग बैंग किसी तरीके से सरवाइव करके बिग बैंग के टाइम पे चले जाए ना, तो बिग बैंग के लिए सिर्फ पलक झपकी गई है, क्योंकि तब टाइम का इंतखाब ही नहीं हुआ था, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो मतलब जो आज 2026 है, अगर हम किसी तरीके से बिग बैंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पोव से देखें, पीओवी से देखें, तो वो 2026 के सामने आज मौजूद है, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, क्योंकि उस टाइम पे टाइम स्लो है, बहुत सब कुछ हो गया थोड़े से टाइम में, क्योंकि बहुत स्पीड में, वो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइक बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो टाइम कैसे ये चीज़ें करता है। टाइम का आगाज़ हो गया तीसरी आयत से। एक और चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, क्या खुदा ने, एक थ्योरी आती है, इट्स अ थ्योरी, यू कैन लाइक शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। थ्योरी आती है कि क्या खुदा ने ये दुनिया को ऐसे बनाया, लाइक विद अ स्नैप, चुटकी मारी दुनिया बन गई। इट कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है, खुदा ने सिर्फ चुटकी मारी, दुनिया बन गई। ये 6 दिन नहीं थे। टाइम का आगाज़ तीसरी आयत से हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम का आगाज़ तीसरी आयत से हो रहा है। उससे पहले टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं था, और जब टाइम एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो फिर 1 2 3 4 5 6 दिन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि टाइम तब था ही नहीं, और दिनों का मतलब ही टाइम है। एक चीज़ टाइम के बाहर हो रही है, तो क्या खुदा ने सिर्फ ऐसे किया तो दुनिया नहीं बन गई क्या? इट्स जस्ट अ थ्योरी, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। क्या ऐसा हो सकता है ना, कि ये दुनिया खुदा ने सिर्फ ऐसे करके बना दी है, क्योंकि खुदा के लिए वो टाइम गुजरा ही नहीं है। खुदा ने बस बोला विद द कुन, कुरान की आयत कहता है कि खुदा ने सारी चीज़ कुन कह के बनाई, हो जा और हो गया। एंड आई बिलीव कि शायद वो हो जा कहा, वो कुन कहा, और हर चीज़ बन गई विद द स्नैप, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं था। टाइम का आगाज़ हुआ तीसरी आयत से, और फिर हमें नज़र आ रहा है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, और मूविंग फॉरवर्ड आज हम 2026 में बैठे हुए हैं। उससे पहले टाइम एग्जिस्ट कर नहीं रहा था। सेकेंड चीज़ ओमनी प्रेजेंस। इस थ्योरी से जो सेकंड चीज़ प्रूव होती है वो है ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड। ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, ही इज़ एवरीवेयर, वो हर जगह पे मौजूद है। कैसे है? इस थ्योरी से ये चीज़ भी साबित हो सकता है कि खुदा ओमनी प्रेजेंट है। मैंने याद आपको पबजी वाली एग्जांपल दी थी, समझने की कोशिश करनी है। कोई स्पेस एंड टाइम्स के बाहर है ना, कोई इंसान स्पेस एंड टाइम के बाहर है ना, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, वो हर एक चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देख सकता है, हर एक चीज़ का ओवरव्यू ले सकता है, क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस के बाहर है। हर एक चीज़ उसके सामने ऐसे बिछी हुई है। पबजी में वो प्लेयर लिविक, हम पबजी के अंदर लिविक को भी देख सकते हैं, मिडस्टेन को भी देख सकते हैं, हम ग्रोनोस को भी देख पा रहे हैं। ये मैप्स के नाम है, जो पबजी नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ कि लिविक के अंदर एक मैप है, सॉरी पबजी के अंदर एक मैप है लिविक। लिविक के अंदर कुछ जगह या सिटीज़ है या कुछ टाउन्स है जिनके नाम है ग्रोनस, पावर प्लांट, मिडस्टेन, उसके बाद खैर मुझे नाम भूल गया फिर से, लेकिन ये उस गेम में सिटीज़ के नाम है उस मैप के अंदर। तो आप एक ही पॉइंट पे आप लिविक को भी देख पा रहे हैं, आप ग्रोनोस को भी, सॉरी आप ग्रोनोस को भी देख पा रहे हैं, आप मिडस्टेन को भी देख पा रहे हैं, आप उसके बाद पावर प्लांट को भी देख पा रहे हैं। आप हर एक चीज़ को ऊपर से देख पा रहे हैं, क्योंकि आपकी डायमेंशन ही और है, आपकी स्टेट ही और है। लेकिन जो उस गेम के अंदर बंदा मौजूद है, उसको सिर्फ वही नज़र आ रहा है जहाँ तक उसका होराइजन है। होराइजन वैसे समुद्र के लिए वर्ड यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ। होराइजन का मतलब वो होता है जहाँ पे ज़मीन और आसमान जुड़े हुए नज़र आते हैं, उसको होराइजन कहते हैं। वो वहाँ तक ही देख पा रहा है जहाँ तक उसका होराइजन है। समुद्र की लैंग्वेज में ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ होती है, तो वो वहाँ तक ही देख पा रहा है, उसके आगे उसको नहीं पता। लेकिन जो बाहर बैठा इंसान है, मैं पूरी मैप को देख पा रहा हूँ। क्या ये वही चीज़ नहीं थी ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि वो हर जगह पे मौजूद है और उसकी आंखें हर तरफ घूमती है, पूरी दुनिया का सफ़र करती है, उसकी हर आंखें हर जगह मौजूद हैं। क्या ये चीज़ें साबित नहीं हो रही इससे?
उसके बाद जो हम पहले एक बात कर रहे थे, अगेन इट वुड बी कंट्रोवर्शियल, वी आर लिविंग इन अ मैट्रिक्स। एंड्रयू टेट की ये थ्योरी है कि वी आर लिविंग इन अ मैट्रिक्स, हम एक मैट्रिक्स के अंदर रह रहे हैं, लाइक वी आर कंट्रोल्ड बाय सम सुपर पावर, हमें कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पबजी की एग्जांपल दी थी, इट्स अ सिमुलेशन, कि उस कैरेक्टर को कॉन्शियस माइंड दे दिया जाएगा तो उसको लगेगा मैं सब कुछ खुद से कर रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको पाइप से हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसको हम मूव कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन उस बंदे को लग रहा है कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अगेन इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे, अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, एंड प्लीज़ अपनी सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और हाँ, हम आगे फ्यूचर में बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, फिज़िक्स को, साइंस को, आपकी बाइबल को, और उसके बाद कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज़ करेंगे हम, और सारी चीज़ों को डिस्कस करके आगे लेके चलेंगे। खुदा ने चाहा तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अगली वीडियो में भी, लेकिन आप अपनी सपोर्ट को शो कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देके किस किस चीज़ के ऊपर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बी एजुकेटेड, नॉट एवरीवन।